हेलो फ्रेंड्स, हम लोग स्पेक्ट्रम कर रहे हैं। हिस्ट्री है ना, मॉडर्न इंडिया, मौखिक प्रमाण है ना, ये आगे का टॉपिक है। ये हम लोग यूनिट यूनिट 1 कर रहे हैं और चैप्टर 1 है ये। मैं कहूंगा कि ये लास्ट चैप्टर 1 में ये वीडियो बनेगा, ये चैप्टर 1 कंप्लीट हो जाएगा। आपने अगर इसके पहले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप वो जाइए प्लेलिस्ट में, स्पेक्ट्रम प्लेलिस्ट करके, स्पेक्ट्रम मॉडर्न इंडिया करके होगा प्लेलिस्ट, उसमें जाइए। आप पहले सिलेबस देखिए, उसके बाद आप सारे चीजों को देखते चलिए, ठीक है। और PYQ वाला सेशन भी आप देखते रहिए, ठीक है। ये 2 सेशन चल रहे हैं और साथ में एनसीईआरटी भी हो रही है, ठीक है। तो आप चैनल में जुड़े रहिए, ठीक है, सब्सक्राइब करिए। आइए देखते हैं मौखिक प्रमाण है ना, मौखिक प्रमाण यहाँ समझिए। मौखिक इतिहास अभिलिखित स्रोतों की मदद से इतिहास का सृजन में संदर्भित करते हैं। कुछ मौखिक इतिहास अभिलेख स्रोतों में भी मदद करते हैं, ठीक है। अभिलिखित उदाहरण के लिए समझिए, व्यक्तिक संस्मरण एक प्रकार का मौखिक स्रोत है। व्यक्तिक संस्मरण आप समझ रहे हैं, उनका जो है वो एक मौखिक स्रोत के रूप में काम आ जाएगा, ठीक है। स्रोत हम लोग पढ़ रहे इतिहास के स्रोत। मौखिक स्रोतों से इतिहासकार अपने विषय की सीमाओं का विस्तार कर सकते हैं। इससे क्या होता है कि इतिहासकार सीमाओं का विस्तार कर लेते हैं अपने विषय का। हालांकि कई इतिहासकार मौखिक इतिहासों के प्रति शंकित रहते हैं। मौखिक इतिहास को कई इतिहासकार जो है सो ये मानते हैं कि ये सही नहीं है, ठीक है। इसके प्रति थोड़ा सा शंका व्यक्त करते हैं, वे इसे नकारते हैं क्योंकि मौखिक तथ्यों में प्रामाणिकता एवं कालक्रम का अभाव होता है। होता यह है कि मौखिक में कुछ भी बोला जा सकता है। आजकल के नेताओं को देख सकते हैं आप, कुछ भी कहीं कहीं बोल देते हैं, तो उनको आप नहीं ले सकते मौखिक रूप में पूरी तरह से। पर क्या है कि ये इतिहास को समझने के लिए एक बेहतरीन चीज हो सकता है और वे अस्पष्ट हो सकते हैं, ठीक है। इतना होते हुए भी ये स्रोत महत्वपूर्ण है, जैसा कि अन्य स्रोतों से जुटाई गई जानकारियों की पुष्टि करने के लिए इतिहासकारों की मदद करती है। सपोज कि आपने आपने न्यूज़पेपर पढ़ा इस टाइम पीरियड का, 1998 का, आपने क्या किया, न्यूज़पेपर पढ़ने का कोशिश किया न्यूज़पेपर। अब उस टाइम पीरियड में क्या हुआ कि आपने किसी व्यक्ति के मौखिक स्रोत को भी इस्तेमाल किया, तो आप उसको कनेक्ट करके इतिहास को और पक्का कर सकते हैं। तो इसमें ये जानकारी का मदद करता है, इतना खास वो इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आप इतना जानिए कि हाँ, मदद कर सकता है ये आप एक फैक्ट आप याद रखिए। चित्रकला, आइए समझते हैं चित्रकला। चित्रकला समझते हैं, चित्रकला समझते हैं आप लोग। औपनिवेशिक काल से के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं सांस्कृतिक जीवन के बारे में जानकारी उस समय की चित्रकारी से प्राप्त की जा सकती है। इसका प्रयोग आधुनिक भारत के इतिहास के स्रोत के रूप में किया जा सकता है। चित्रों में प्रकट, देखिए मान लीजिए एक चित्र है, उसमें प्रकट किया गया है कि एक सती प्रथा का चित्रण है, तो आप उस समाज के बारे में जान पाएंगे ना कि ये एक सती प्रथा उस समय जब प्रसिद्ध थे, तो उस चीजों को वह बता रहा है। तो वो चीजें वो चित्रों के माध्यम से लोगों को आपको इतिहास के रूप में, साक्ष्यों के रूप में ये उपलब्ध होता है, स्रोत है ये, ठीक है। ऐसा ही एक चित्रकला विद्यालय था, क्या था, चित्रकला का एक स्कूल था, कंपनी चित्रकला, ठीक है। कंपनी चित्रकला, कंपनी पेंटिंग्स शब्द का प्रयोग गैर इतिहासकारों द्वारा यूरोपियों के लिए निर्मित एक विशेष प्रकार के भारतीय चित्रकारी के लिए किया गया, जो बड़े पैमाने पर यूरोपियों की इच्छा एवं पसंद से प्रभावित हुए थे। तो क्या हुआ कि इन्होंने एक कंपनी चित्रकारी खोल दिया गया, जो कि कंपनी पेंटिंग्स ऐसे करके एक स्कूल बोल सकते हैं आपको, ये विद्यालय का नाम था, ठीक है, ये आप जानिए। यह ऐसा समय था जब चित्रकारों के संरक्षण के अभाव के कारण मुगल एवं राजपूत लघु चित्रकला शैलियों का पतन हो गया। क्या हो गया, पतन होने लगा। राजपूत लघु चित्रकला शैली का पतन होने लगा, अभाव के कारण, है ना। मुगल और राजपूत चित्रकला, आपको पता है मुगल काल में ये टाइम पीरियड जो है चित्रकला का बहुत सर्वोत्तम टाइम पीरियड था। कौन सा शासक था जो ये देख के बता देता था कि ये 2 चित्रों में से कौन से चित्र किसके बनाए गए हैं, ये आप कमेंट करिए, ठीक है। आप PYQ के सेशन में पढ़ा है, मध्यकालीन भारत में आपने पढ़ा है। आइए देखते हैं भारतीय कलाकारों को रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण ब्लूप्रिंट का खाका तैयार करने के लिए अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भर्ती किया गया। तो क्या हुआ कि जो भारतीय कलाकार थे, पेंटर थे, उनको क्या किया, रेलवे के प्रोजेक्ट, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट आगे बन के आगे उभरा है ना, आगे चल के उभरा एक अच्छा प्रोजेक्ट के रूप में। पर किंतु ये प्रोजेक्ट उस वक्त अच्छा मंशा से नहीं किया गया था, ठीक है। रेलवे प्रोजेक्ट और प्राकृतिक इतिहास सर्वेक्षण ब्लूप्रिंट, आपको ये पता है, ठीक है। इसके लिए उसको ले लिया गया, भर्ती किया गया। उन्होंने उन ब्रिटिश नागरिकों के लिए स्वतंत्र रूप से काम किया जो वापसी पर इंग्लैंड अपने साथ एक निशानी ले जाना चाहते थे। तो वे क्या किए कि इंग्लैंड जाने वक्त अपने साथ एक चित्र के रूप में, निशानी के रूप में ले जाना चाहते थे, तो उनके लिए वे काम किए, ठीक है। आपको स्वतंत्र रूप से काम किया, ठीक है, कुछ पैसे उनको मिलते होंगे। यहाँ देखिए 1760 के आसपास मुर्शिदाबाद से कई चित्रकार पटना आ गए। मुर्शिदाबाद से क्या हुआ था, चित्रकार पटना आ गए थे। पटना कहाँ है आपको पता है,
कमेंट करिए। पटना कौन कौन गए हैं, मुर्शिदाबाद कहाँ, ये कमेंट करिए। 18वीं शताब्दी के आते तक पटना 11 कला केंद्रों का मुख्यालय बन गया। देखिए पटना का भी एक अहम भूमिका है। 11 कला केंद्रों का जो है मुख्यालय बन गया था 18वीं सदी आते आते तक, ठीक है, ये आप समझिए, जिसमें से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल को अलग कर दिया, ठीक है। ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने क्या किया, बंगाल को अलग कर दिया। 11 बन गए थे ना, उसमें से बंगाल का जो है था वो उसको अलग कर दिया था, ठीक है। कंपनी चित्र कला शैली पटना स्कूल के तौर पर, क्या पटना स्कूल अब भी मौजूद है, आप लोग कमेंट करिए। पटना स्कूल जहाँ पेंटिंग्स के बारे में बताया जाता है, कला के सिखाया जाता है, पटना स्कूल के तौर पर जानी जाती है। अन्य प्रभावशाली चित्रकला केंद्र वाराणसी एक प्रमुख हिंदू तीर्थस्थल एवं मद्रास, जहाँ 1798 टू 1804 है ना, आपको क्या है तक लॉर्ड क्लाइव है ना, लॉर्ड क्लाइव रहे, ठीक है। लॉर्ड क्लाइव को आप नाम याद रखिए, लॉर्ड क्लाइव, ठीक है। आगे चलिए। ब्रिटिश बाजार है ना, ब्रिटिश बाजार में अनाज, फल एवं सब्जियां बेचने आदि जैसे दैनिक जीवन चित्रों को सहेजना चाहते थे। वे क्या करना चाहते थे, जो ब्रिटिश थे वो बाजार, भारत के बाजार में जो अनाज थे, फल और सब्जियां बेचने जैसे दिनचर्या का, जीवन का जो चित्र किया गया था उसको वो सहेज कर रखते थे। और इस शैली के चित्रों को देखा जा सकता है कि 1850 के बाजार भारत के वर्तमान खाद्य बाजारों के समान ही थे, ठीक है। तो 1850 के जो बाजार थे वो भी जो है उसके समान ही था, ठीक है। धर्म, जाति एवं व्यवसाय भी बेहद लोकप्रिय विषय थे। धार्मिक चित्र भी, जातिगत चित्र भी और व्यवसायिक आधार चित्र भी बहुत विशेष थे, लोकप्रिय हो गए थे, विषय बन गए थे। विशेष रूप से दक्षिण भारत में ये खास तौर पर चीज फैली हुई थी, ठीक है। कंपनी शैली के चित्रकारों ने भारतीय गहरे धुंधले रंगों के स्थान पर पानी वाले हल्के रंगों का प्रयोग करना शुरू किया। क्या हो गया कि धुंधले चित्रकारियों के जगह पे पानी वाले रंगों का प्रयोग शुरू हो गया, ठीक है। ये आपको पता होना चाहिए कि कैसे बेसिक धुंधले रंग पहले प्रयोग होते थे और बाद में वो पानी वाले रंग जो हल्के रंग होते हैं वो आपको जो पेंटिंग्स करते हैं वो ये सब बातें अच्छे से समझते होंगे, ठीक है। भारतीय लघु चित्रकला के परंपरागत रूप से प्रयुक्त चमकीले रंगों की जगह हल्के नीले, हरे एवं भूरे रंगों का प्रयोग होने लगा, ठीक है। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जो लोग पेंटिंग करते हैं, ठीक है, खासतौर पे लड़कियां या लड़के जो भी पेंटिंग्स करते हैं, ठीक है, आप क्या करिए उसमें आप उन चित्रों को देखिए जो भारतीय आजादी के समय जो चित्र किए जा रहे थे, उसकी कॉपी आप बनाने का प्रयास करिए, ठीक है। आपको एक अलग ही भारत से जुड़ने का एक मौका मिलेगा, उस समय के टाइम पीरियड को आप समझ पाएंगे चित्रों के माध्यम से, ठीक है। उसे आप अपने पास रखिए। आइए, और कंपनी शैली के चित्रों का प्रयोग भारत के लोगों, कंपनी शैली एक शैली बन चुकी थी, ठीक है। जो कंपनियों के जो बाजारों का चित्र दिखाता था है ना, वो 3-4 प्रकार ऊपर जो हमने समझे, वो चित्रकारी को कंपनी शैली चित्रकारी कहते हैं। हम लोग आर्ट एंड कल्चर में और डिटेल से पढ़ेंगे इसको। भारत के लोगों के अभ्युदय के ऐतिहासिक दस्तावेजीकरण के रूप में किया जा सकता है, ठीक है। ये एक दस्तावेज है, इसको ऐसा समझ के आप रख सकते हैं। देखिए और कौन कौन सा आपको होता है पेंटिंग्स, आप कौन से, अगर आप लोग पेंटिंग करते तो आप कौन कौन से पेंटिंग करते जो अलग अलग है उसमें से आप बताइएगा। यहाँ पर देखिए, पेंटिंग्स, पेंसिल ड्राइंग, पोस्टर्स, कार्टून एवं बाजार प्रिंट है ना, इसको आप करिए, बताइए इसके बारे में। के रूप में भारतीयों एवं ब्रिटिश या अंग्रेजों द्वारा चित्रित की गई 1857 के विद्रोह की तस्वीरें महत्वपूर्ण अभिलेख है। 1857 ईस्वी की जो क्रांति थी, इसमें महत्वपूर्ण आपको बहुत सारे पेंटिंग्स करने को मिलेंगे, पेंटिंग्स मिलेंगे, पेंसिल ड्राइंग मिलेगा, पोस्टर्स और कार्टून के माध्यम से बताया गया कि कैसे ब्रिटिश का क्या हालत हो रहा है और भारतीय लोगों की क्या भूमिका है। बाजार प्रिंटिंग, आप ये सब उस टाइम बहुत चले थे, तो वो क्या है कि उस टाइम पीरियड को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण अभिलेख के रूप में इसको इस्तेमाल करते हैं। विद्रोहों की पेंटिंग इस प्रमुख घटना पर अंग्रेजों एवं भारतीयों के विश्वास को समझने तथा व्याख्या करने में इतिहासकारों की महत्वपूर्ण घटना मिलेगी। मैं आपको बताता हूँ गाइस, आप जब वो चित्र देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि भारत की कंडीशन क्या थी उस वक्त, कैसे लोग वो कैसे एकदम निर्दयता, वो चीज आप जब देखेंगे खुद से समझ आएगा। आप क्या करिए, गूगल करिए, सर्च करिए, है ना, आजादी टाइम 1857 की क्रांति के टाइम पीरियड वाली सभी पेंटिंग्स आप देखिए उसको और उसको फील करिए, ठीक है। आपको बहुत ही एहसास होगा कि कैसा उस टाइम का मार्मिक चीजों को दर्शाया गया चित्रों में, ठीक है। आप क्या करिए, भारतीय लोगों द्वारा जो चित्रित की गई उसे देखिए, ठीक है। आइए, काली घाटी चित्रकला है ना, काली घाटी चित्रकला एक ये है, इसको याद रखना है। ब्रिटिश चित्रकला याद रखना है, काली घाटी चित्रकला याद रखना है, आपको लिखते चलिए 2 पॉइंट। जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में विकसित हुआ, आपको लिखना है काली घाटी चित्रकला कहाँ विकसित हुई, 19th सेंचुरी में, और कब, कलकत्ता में हुआ, ठीक है। ये चीज आप याद रखिए। न केवल पौराणिक चित्रों एवं आकृतियों को उकेर अपितु दैनिक जीवन वाला भी संलग्न आम लोगों को भी दर्शाया। क्या किया,
ये समझिए, ये जो काली घाटी चित्रकला है जो 19वीं शताब्दी में कलकत्ता में आया, ये क्या है कि आपको ये देखिए यहाँ पर एक सेकंड में देखिए, है ना, पौराणिक चित्रण भी किया, ठीक है, धार्मिक चित्रण टाइप से भी किया, और आपको दिन दिन जो दैनिक जीवन जो होता है, जो होता है दैनंदिन जीवन, जो दैनिक जीवन का जो चीज चित्र होता है उसको भी वो आम लोगों को भी दर्शाया। वो बहुत ही अच्छा है, मार्मिक चीजें हैं ये चीज, हमारा एक ये है, विरासत है ये, ठीक है, जिसको हम लोग रखे हुए आज भी। साधारण जन के जीवन की तस्वीरों ने तत्कालीन कलकत्ता में सामाजिक जीवन की परिवर्तन को चित्रित किया, ने परिवर्तनों को चित्रित किया कि कलकत्ता में कैसे परिवर्तन हो रहे हैं, सामाजिक के चित्रों के माध्यम से हम लोग समझते आ रहे हैं, ठीक है। इस चित्रों ने तत्कालीन सामाजिक बुराइयों पर भी टिप्पणी की, उस समय जो बुराइयां थी उसको भी चित्र मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। तो आप लोग क्या करिएगा, इंटरेस्ट थोड़ा जगाइए इतिहास को समझने के लिए, आप लोग उसको चित्रों को जाके देखिए। 1857 के कुछ समय पश्चात बॉम्बे, कलकत्ता एवं मद्रास में कौन सा कला स्कूल खोले गए, ठीक है। कब, टाइम पीरियड याद रखिए, बस ये याद रखिए टाइम पीरियड 1857 के समय, ठीक है। बॉम्बे, कलकत्ता और मद्रास में, इन सब चीजों में आपको ये किया गया। इनकी शिक्षण पद्धति एवं पाठ्यक्रम ब्रिटिश रॉयल एकेडमी पर आधारित थे। ये जो पढ़ाई होती थी यहाँ, इसका शिक्षा पद्धति जो था, ये कौन से पाठ्यक्रम आधारित थे, ब्रिटिश रॉयल एकेडमी के आधार पर थे, ठीक है। भारतीय विद्यार्थियों ने तैलीय रंगों, ऑयल पेंटिंग, इसका इस्तेमाल आपने किया है कि नहीं, ऑयल पेंटिंग्स आपको पता होगा, जो पेंटिंग करते हैं ऑयल पेंटिंग, ब्रश के माध्यम से इसको किया जाता है। ऑयल पेंटिंग को कैनवास पर और वाटर कलर को पेपर पर प्रयोग किया, जैसे नवीन कला सामग्रियों को समझा। जब ब्रिटिश सिलेबस आया तो क्या हुआ कि वहां रॉयल एकेडमी का जो सिलेबस था वो आया, तो उन्होंने ऑयल पेंटिंग्स और आपको वाटर कलर को इस्तेमाल करना सिखा रहे थे भारतीयों को, ठीक है। आपको यहाँ देखिए, अंग्रेजी शिक्षित शहरी मध्य वर्ग के विचारधारा एवं दृष्टिकोण में गहरा बदलाव आया। अंग्रेजी साम्राज्य के नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई। तो ये इन चीजों को आप समझिए कि उन जो मध्य वर्ग के जो लोग थे उनको विचारधारा और दृष्टिकोण में बदलाव आया इन सब चीजों से, शैक्षणिक चीजों से, है ना। और हमारा झुकाव कहीं ना कहीं उधर जाने का एक ये चीज होने लगा शिक्षा के प्रति, वहां पर देखिए यही चीज समझा रहा है। अंग्रेजों साम्राज्य, अंग्रेजी साम्राज्य नकारात्मक परिणामों के प्रति जागरूक होने में वृद्धि हो गई, नकारात्मक परिणामों को भी जागरूक किया गया। 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में सृजन नए, है ना, सृजन नई प्रकार की भारतीय कला की प्रारंभिक प्रेरणा राष्ट्रवाद एवं देशभक्ति थी। तो 19वीं सेंचुरी में जो अंतिम दशक आया, लास्ट वाला पीरियड, उसमें जो नए प्रकार के भारतीय कला का प्रारंभ हुआ, उसका प्रेरणा राष्ट्रवाद और देशभक्ति था, ठीक है। वो पेंटिंग से देशभक्ति से परिपूर्ण थे और राष्ट्रवाद से एकदम भरपूर वो पेंटिंग आपको देखने को मिलेगा। इन नवीन कला आंदोलन ने अपना शुरुआती अभिप्रेरण उदीमान, है ना, राष्ट्रवाद से ग्रहण किया। नालंदा, है ना, देखिए नंदलाल बोस एवं राजा, नंदलाल बोस एवं, ये नाम याद रखिए नंदलाल बोस, क्योंकि ये आपको राष्ट्रवादी चित्रकला में जो और देशभक्ति का जो टाइम पीरियड था उससे संबंधित है, तो आपको ये याद रखना है नंदलाल बोस। आपको सिर्फ ये चीज दिमाग में याद रखना है, 2-3 बार आप इसको सुनिए, आप इसको पढ़िए, अगर नहीं होता है तो आप क्या होगा, इससे आपको याद होने का एक रहेगा। फर्स्ट टाइम आप किसी को देखते हैं तो क्या आप पूरा चेहरा देख पाते नहीं ना, 2 बार 3 बार आप देखते तो उसको और डिटेल से आप बता सकते हैं कि क्या क्या है, ठीक है। तो नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा, ठीक है, राजा रवि वर्मा, राजा रवि वर्मा जैसे कलाकार इस कला के नवीन रूप से प्रतिनिधि थे, है ना, के प्रतिनिधि थे। तो आप समझते हैं उस टाइम पीरियड के ये लोग थे, राजा रवि वर्मा, और ऊपर वाला जो था वो देखिए इसको कौन था, वो देखिए यहाँ पर आपको नंदलाल बोस और राजा रवि वर्मा ये कलाकार थे, ठीक है गाइस। आइए देखते हैं, अवनींद्रनाथ, है ना, अवनींद्रनाथ टैगोर, टैगोर, है ना, ई बी हैवेल, और कौन है, आनंद कनेक्टिस, है ना, कनेक्टिस, कुमारा स्वामी के नेतृत्व में बंगाल स्कूली शैली, है ना, बंगाल स्कूल शैली के अभ्युदय ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यद्यपि इन लोगों ने यहाँ पे बंगाल में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, यद्यपि नवीन कला के रूप में यह चित्रकारी मुख्यतः पौराणिक कथाओं पर, भारतीय संस्कृतियों के विरासत के विषय वस्तु पर केंद्रित थे। हालांकि ये क्या थे कि इनके द्वारा जो बनाई जा रही थी चित्र थे वे पौराणिक थे और भारतीय हिंदू परंपरा पर आधारित थे, तथापि ये भारत के आधुनिक कला के आंदोलन के अध्ययन के लिए इतिहासकारों के लिए महत्वपूर्ण स्रोत है। तो ये, किंतु देखिए जब होगा क्या कि अगर मैं पेंटिंग्स बनाऊंगा आपके संस्कृति के पुराने पौराणिक चीजों को मैं चित्रित करूंगा, तो इसे आप कम जान पाइएगा, लघु पुराणिक चित्रों को समझ पाइएगा, लेकिन फिर भी उसमें एक बदलाव होते कि एक बदलाव की कड़ी आती है, ठीक है। धर्म में जैसे एक बदलाव की कड़ी आ रही है, भाषा में एक बदलाव की कड़ी आ रही है, उस तरह से चित्रों में भी एक बदलाव की कड़ी आपको सामने दिखेगी। तो उससे भी
आधुनिक भारत को आप सीख सकेंगे। गाइज मैं कोशिश कर रहा हूँ कि इसी वीडियो में इसको एंड कर दो इस चैप्टर को, ठीक है। चैप्टर 1 सारांश को आप समझिए, इसका बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभी तक हम लोगों ने क्या पढ़ा उसका सारांश आपको जाके दिख जाएगा, ठीक है। तो हमने पूरा लेखीय सामग्री पढ़ लिया है ना, पूरा लेखीय सामग्री पढ़ा। इसमें हम लोग क्या क्या पढ़े, मेन चीज समझिए, ये इंपॉर्टेंट है। केंद्रीय सरकार पढ़े, केंद्र सरकार है ना, राज्य सरकार, तीनों प्रेसिडेंसीज, अन्य यूरोपीय शक्तियों के लोक सार्वजनिक पुरालेख, ये सब पढ़े। प्रकाशित अभिलेख पढ़े, न्यायिक अभिलेख पढ़े, ये सब हम लोगों ने इसमें पढ़ा। केंद्र सरकार और ये चीजें आपको पुरालेखीय सामग्री में समझ आया होगा। लंदन में इंडियन ऑफ रिकॉर्ड्स है, ये आपको पता होना चाहिए पीटी के लिहाज से। लाहौर में रिकॉर्ड ऑफिस है, ये समझ आया। पेरिस में अभिलेख है, कौन कौन से, डच, पुर्तगालो इत्यादियों के पेरिस में आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और अभिलेख जैसे है ना कि अभिलेख जैसे विदेशी संग्रहालयों में पुरालेखीय सामग्री बन के उभरते हैं। तो आपको ये पता चला, याद रखिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार, तीनों प्रेसिडेंसीज है ना, ये चीज आपको पता चला। अन्य यूरोपीय शक्तियों जैसे कि है ना, लोक सार्वजनिक पुरालेख है ना, प्रकाशित अभिलेख, न्यायिक अभिलेख, ये चीज। लंदन में इंडिया ऑफिस रिकॉर्ड्स है, लाहौर में रिकॉर्ड ऑफिस, पेरिस में कौन कौन सा, डच, पुर्तगाली इत्यादि है ना। विदेशी संग्रहालयों में कुछ पुरालेखीय सामग्री स्थापित है, ये चीजें। निजी पुरालेखों में उन व्यक्तियों एवं परिवारों के पत्र एवं दस्तावेज होते हैं जिन्हें आधुनिक भारत के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कुछ उस वक्त के व्यक्तित्व थे जिन्होंने उभर कर कुछ चीजें लिखी। आपने देखा होगा कि कुछ जो लोग क्रांति से जुड़े हुए थे उन्होंने न्यूज़पेपर्स बनाया, कौन कौन लोग जुड़े थे उसको आप अलग से नोट करिए, ठीक है, जो क्रांति के समय थे, ठीक है, ये चीज समझिए। साहित्य स्रोत भी आपने पढ़ा, हम लोगों ने पढ़ा। अभी तक क्या पढ़ा हमने साहित्य स्रोत में, जीवनी एवं संस्मरण पढ़ा, यात्रियों को पढ़ा, व्यापारियों जो भारत आए थे उसके बारे में पढ़ा, भारत में जो व्यापारियों थे, कुछ व्यापारी परिवार थे उसके जो लिखित साक्ष्य वो पढ़ा। मिशनरी यानी कि जो धर्म के प्रचार हेतु आए थे उनके बारे में पढ़ा। लोक सेवकों के वृत्तांत पढ़े, जो लोक सेवक यहाँ आए या फिर जो लोक सेवक यहाँ के थे उन्होंने जो भारत में कर्तव्य निभाए, अपने कुछ कुछ भूमिका, कुछ कार्यों को किया, उन्होंने उसको हम लोग पढ़ते क्योंकि उस टाइम पीरियड के समाज को समझने के लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। समाज पत्र पत्रिकाएं पढ़ा, समाचार पत्र आपने पढ़ा, न्यूज़पेपर, और आपको ये पत्रिकाएं पढ़ा आपने, ठीक है, कि उस टाइम पीरियड के समाचार पत्र कैसे हमें एकदम कनेक्ट कर देते हैं उस समाज से जो समाज का हम लोग पढ़ रहे जिस टाइम पीरियड का, ठीक है। मैगजीन्स भी 19वीं और 20वीं शताब्दी के दौरान अंग्रेजी तथा देसी भाषाओं में प्रकाशित समाचार पत्र इत्यादि। 19 to 20 सेंचुरी में क्या हुआ था कि आपको समाचार पत्र जो है वो अंग्रेजी और देसी भाषा में हुआ। ये हम लोग समझे देसी भाषा का महत्व क्या हुआ कि देसी भाषा के वे लोग जो अपने उस क्षेत्र से संबंधित है वे न्यूज को, वे घटनाओं को समझ सक रहे हैं, ठीक है। और जो अंग्रेजी वाले हैं उच्च वर्ग के लोग जो है वो समझ पा रहे हैं भारत में। विदेश में भी हम लोगों ने ये किया, ठीक है। यहाँ देखिए समकालीन जीवन एवं घटनाओं का चित्रण किया है ना कि कौन सा जीवन। उसके बाद देखिए अभी आपको उस पीरियड के लोगों को समझाया जा रहा है कि आपका कैसा जीवन चल रहा है। और लेख सदैव निष्पक्ष नहीं थे, है ना, लेखन जो था वो निष्पक्ष हमेशा नहीं। आज भी लेखन या फिर न्यूज जो चैनल आप लोग सब्सक्राइब किए हुए होंगे वो निष्पक्ष नहीं होगा, ठीक है, जिसे आप सुनते होंगे, कोई ना कोई कुछ ना कुछ चीजें आपको उसमें मिलेगी। तो आपको एक अपने मनोभाव से एक निष्पक्षता लाना है और वो पढ़ना है। क्योंकि समझिए कैसा हमने समझा कि जो न्यूज लिख रहा है वो किसी पार्टी से या फिर किसी नेता से या किसी संप्रदाय से बिलोंग करता है और वो खुद उन विचारों को आपको मनोवैज्ञानिक तरीके से आप में डालने का प्रयास करेगा। आप समझ रहे हो चीजों को। सृजनात्मक साहित्य समझिए, सृजनात्मक साहित्य में हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा ऊपर में। आपने नहीं देखिए वीडियो तो देखिए गाइस, बहुत काम आएगा आपको मेंस में और यूपीएससी प्री में। आपको है ना कुछ कुछ फैक्ट्स मैंने जो लिखने को कहा है लिखिए, 2 बार पढ़िए, जो लिखा आपने उसको शॉर्ट फॉर्म करने का कोशिश करिए, ये सब आपको करना है, ठीक है। सृजनात्मक साहित्य, साहित्य के नए रूप ने तत्कालीन समय का सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक परिदृश्य प्रतिबिंबित किया। तो वे चीजों को वो दिखाया। मौखिक प्रमाण भी वो लाए है ना कि मौखिक प्रमाण को पूर्णतः आप साक्ष्य के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन क्या है कि इससे आपको जो आप साक्ष्य उस टाइम के पढ़े हुए हैं, आपने जो गद्यों से आपने प्राप्त किया है, वो मौखिक परिणाम से आप मैच करके आप क्या कर सकते हैं, उसको और पुख्ता कर सकते हैं। व्यक्तिक संस्मरण है ना, कुछ व्यक्तियों द्वारा जो संस्मरण लिखे गए हैं वो पूरी तरह से विश्वसनीय नहीं होती है, लेकिन फिर भी इसको हम लोग करते हैं, ठीक है। ये भी विश्वसनीय नहीं होती है लेकिन इसको भी हम लोग इतिहास के स्रोत के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आप चित्रकला के बारे में समझे। चित्रकला में
ईस्ट इंडिया कंपनी के संरक्षण में पल्लवित कंपनी चित्रकला, कौन सा? कंपनी चित्रकला। इसके विषय में आपने जो पढ़ा उसको नोट डाउन करिए। कंपनी चित्रकला किससे संबंधित है, क्या विशेषताएं थी, कौन कौन से लोग इससे जुड़े हुए थे, है ना, और कौन कौन से क्षेत्र और टाइम पीरियड, ये आप लिखिए कंपनी चित्रकला, ये इंपॉर्टेंट है। पटना कला कलाम, आपने देखा कि पटना में कौन कौन से स्कूल हैं आर्ट आर्ट को लेके, आज भी हैं कि नहीं आप कमेंट करिएगा, ठीक है। आप देखें कि नहीं पटना में, अगर कोई रहते हैं तो देखिए। दैनिक जीवन एवं विशिष्ट घटनाओं का चित्रण, है ना, यहाँ पे चित्रण किया गया है। दैनिक जीवन का कैसा चित्रण है ये समझिए। आपने चित्रों को समझ रहा है, चित्रों से पता चलता है कि आप दैनिक जीवन, मान लीजिए बाजार में सब्जी बेचते हुए दिखाया गया, तो उस वक्त कैसा बाजार था वो आप समझ सकते हैं, ठीक है। 19वीं शताब्दी के उत्तराखंड उत्तरांक की मतलब उत्तरोत्तर तक काली घाटी चित्रकला, ठीक है। एक था कंपनी चित्रकला और दूसरा काली घाटी चित्रकला। काली घाटी चित्रकला के बारे में आप क्या समझने, सामाजिक परिवर्तनों को उकेरा, बंगाल स्कूल ने भारत में आधुनिक कला आंदोलन की शुरुआत की, है ना। बंगाल स्कूल जो है क्या किया, आधुनिक कला के रूप में आंदोलन शुरुआत किया, प्रतिनिधित्व किया, ठीक है। काली चित्रकला में जो होमवर्क दे रहा हूँ करिए उसको, काली चित्रकला के बारे में जो आपने पढ़ा उसको लिखिए कॉपी में, फैक्ट कुछ, है ना। कंपनी चित्रकला के बारे में लिखिए कुछ फैक्ट, दो चीज करिए आप। और ये सब चीजें जानिए कि बंगाल स्कूल जो है किस लिए हुआ प्रसिद्ध, आंदोलनों को शुरुआत किया आपको आधुनिक कला में, ठीक है। तो ये चीजें हम लोग क्या हुआ, हम लोग का चैप्टर 1 कंप्लीट हो गया फ्रेंड्स, चैप्टर 1। यहाँ ध्यान दीजिए, आपने यूनिट 1 पढ़ा, एक मिनट देखिए, हम लोग इतना कुछ पढ़ चुके हैं। एक मिनट फ्रेंड्स, आपने नहीं देखा तो जाइए, हम लोग आधुनिक भारत स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं, और हम लोग यहाँ देखिए स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हैं हम लोग, और इसमें हम लोग चैप्टर 1 कंप्लीट कर दिया यूनिट 1 का, और हम लोग क्या करेंगे अब, यूनिट 1 का चैप्टर 2 करेंगे। इस तरह पूरा बुक पढ़ेंगे, ठीक है, तो आपको समझ आएगा। ये सारे प्लेलिस्ट आपको मिल जाएंगे, आप जाइए, आप जाके पीवाईक्यूज के प्लेलिस्ट देखिए, एनसीईआरटी के प्लेलिस्ट देखिए, मैं मैप का लाऊंगा, है ना, सब कुछ धीरे धीरे आएगा। आप जुड़ते रहिए चैनल से, क्योंकि आपके पास अगर एक बार बना बना आ गया तो क्या होगा कि आप उसके लिए ये तैयार नहीं रहेंगे, और पूरा एक बना बना आपको मिल जाएगा तो क्या हो जाएगा, आपको वो नुकसान करता है। इसलिए क्या है कि आप उस वो पूरा बर्डन बन जाएगा, आपको करिएगा मुझे पता है, लेकिन वो आपको बर्डन के रूप में आ जाएगा कि बहुत सारी चीजों को एक साथ करना है। लेकिन आप लाइफ जुड़ते रहिएगा, साथ साथ में जो डेली आपको मिल रहा है उसको आप करते रहिएगा, तो क्या होगा, आपको साथ साथ में साल भर में आपका पूरा प्रिपरेशन हो जाएगा। मैं पूरा फास्ट पढ़ाऊंगा, ठीक है, पूरा जल्दी जल्दी आपको कंप्लीट करा दूंगा, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स, आपने देखा वीडियोस, ठीक है, आपको कैसी लग रही है वीडियोस, क्या हेल्पफुल हो रहा है कि नहीं, हेल्प मिल रहा है कि नहीं, ये लिखिए। आपका ऑप्शनल क्या है ये लिखिए, कमेंट करिए, ठीक है। थैंक यू फ्रेंड्स।